Hi everyone, welcome back once again to your channel, and today's section of video is about pregnancy and embryonic development. हमने लास्ट वाले हमारे वीडियो में फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन की बात डिस्कस की थी एंड बेसिकली हमने इस चैप्टर के मैक्सिमम ऑफ द टॉपिक्स कवर कर लिए हैं. हमारे दो लास्ट के टॉपिक्स हैं जो बचे हैं. पहला है जो प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है और नेक्स्ट माना है लैक्टेशन एंड पैचुरेशन. तो हम उसको डिस्कस करेंगे आज ही एक वीडियो में. हम ये दोनों टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे क्योंकि अलग अलग बताने का कोई फ़ायदा नहीं है इन टॉपिक्स को, राइट. सो लेट्स बिगिन विद द टुडेज सेक्शन ऑफ वीडियो. सबसे पहली चीज़ जो है यहाँ पर वो है कि आफ्टर इम्प्लांटेशन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड क्रॉनिक विलियाई अपीयर ऑन ट्रोफोब्लास्ट. तो मैंने आपको ट्रोफोब्लास्ट के बारे में बताया था दैट दिस इज़ एन स्ट्रक्चर विच इज़ लेयर आउटसाइड, राइट, आउटसाइड योर ब्लास्टोमर. सो ब्लास्टोमर के इस आउटर लेयर पर यहाँ पर एक क्या होता है, क्रॉनिक विलाई टाइप का स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है. क्या हो जाता है, क्रॉनिक विलाई टाइप का ऐसे स्ट्रक्चर बन जाते हैं, राइट. तो इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं क्रॉनिक विलाई, राइट. जो क्रॉनिक विलाई होता है ये सराउंड होता है यूट्राइन टिश्यू से. ये क्या होता है, यूट्राइन टिश्यू से ये सराउंडिंग किया होता है इसने, ठीक है. और यहाँ पर क्या लगा होता है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ लगी होती है दैट इज़ योर मदर ब्लड. समझ आया मैं क्या कह रही हूँ, व्हाट आई एम सेइंग. पहला हम जान रहे हैं ये हमारा क्या है, जाइगोट स्ट्रक्चर है या फिर आप ब्लास्टोमर बोल सकते हो. ब्लास्टोमर की बाहर वाली लेयर जो होती है ये यहाँ पर ये ट्रोफोब्लास्ट होता है जो लगा होता है इसके ऊपर. क्या लगा होता है, ट्रोफोब्लास्ट. ट्रोफोब्लास्ट आउटर लेयर होती है. इस आउटर लेयर के ऊपर हमारे ये स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम क्रॉनिक विलाई कहते हैं. तो ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो डेवलप हो जाते हैं. अब इन क्रॉनिक विलाई से हमारे दो चीज़ें अटैच होती है. एक होता है यूटेराइन टिश्यू. यूट्राइन टिश्यू मतलब क्या है कि जो यूट्रस है उसका टिश्यू और उसके साथ ही वहाँ पर क्या हमें मिलता है, मैटरनल ब्लड, यानी कि मदर से जो ब्लड आ रहा है वो यहाँ पर टच होता है. क्लियर. तो यहाँ पर जो दो चीज़ें हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं कि सबसे पहले क्रॉनिक विलाई का डेवलपमेंट कहाँ पर, ट्रोफोब्लास्ट पर. और ये क्रॉनिक विलाई सराउंडेड होती है किस चीज़ से, यूट्राइन टिश्यू और मैटरनल ब्लड से. इट कॉजेज द क्रॉनिक विलाई एंड द यूट्राइन टिश्यू टू बिकम interdigited with each other and jointly form an structure and functional unit developing between fetus and mother as a placenta. तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो ये क्रॉनिक विलाई है और यूट्राइन टिश्यू है ये दोनों क्या करते हैं, इकट्ठे होकर आपका फंक्शन करने लगते हैं. जब ये दोनों क्या, दोनों में स्ट्रक्चर की मैं बात कर रही हूँ ये आपको पता होना चाहिए. मैं बात कर रही हूँ यूट्राइन टिश्यू, यूट्राइन टिश्यू प्लस योर व्हाट, मैटरनल ब्लड और क्रॉनिक विलाई. तो यहाँ पे है, हम विलाई सिंपली मैं लिख दे रही हूँ तो आपको क्लियर रहेगा. जब ये दोनों चीज़ें एक जॉइंट को जॉइंट करके फंक्शन करने लगती हैं तो ये बनाती हैं सबसे इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर वो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का जिसे हम कहते हैं प्लेसेंटा, ठीक है. सबसे इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है ये क्या है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का. क्लियर. तो ये बेसिकली मैं यहाँ पर आपको क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ कि ये दोनों स्ट्रक्चर जब कंबाइन को जॉइंटली एक्ट करने लगते हैं तो ये दोनों फंक्शन करते हैं एज अ प्लेसेंटा. ये फ्यूचर में आपका क्या बनाते हैं, प्लेसेंटा बनाते हैं. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये. प्लेसेंटा क्या करता है, ये एज अ लिंक काम करता है मदर और चाइल्ड के बीच में. मतलब मदर से जो भी न्यूट्रिशन आ रहा है या फिर ब्लड आ रहा है, ऑक्सीजन आ रहा है, वो इसी प्लेसेंटा के थ्रू आपका आता है, ठीक है. इसी प्लेसेंटा स्ट्रक्चर के थ्रू एम्ब्रायो में आता है, राइट. तो ये क्लियर हो गया क्या स्ट्रक्चर मिलता है और क्या बनाता है, क्रॉनिक विलाई एंड आपका यूट्राइन टिश्यू मिलकर आपका प्लेसेंटा बनाता है. क्लियर हुआ. नेक्स्ट चीज़ जो यहाँ पर मैंने आपको दी है वो ये दिया है कि प्लेसेंटा सप्लाइज ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो एंड रिमूव्स द कार्बन डाइऑक्साइड एंड एक्सक्रीटरी वेस्ट फ्रॉम द फीटस. मैंने बताया ये सारा फंक्शन करता है जो कि एक नॉर्मल बॉडी करती है. इन द सेंस नॉर्मल बॉडी का मतलब क्या है मैं बता रही हूँ कि प्लेसेंटा आपका ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा,
ठीक है, ये 2 चीज़ें प्रोवाइड तो करता है, साथ ही साथ ये CO2 और वेस्ट को रिमूव भी करता है। रिमूव करता है मतलब बॉडी से हटाता है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट चीज़ें कर रहा है। 2 फंक्शन है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये दोनों फंक्शन कर रहा है। पहला फंक्शन है कि ये एम्ब्रायो को सारी उसकी ज़रूरत की चीज़ें दे रहा है जिससे वो डेवलप करे, और सेकंड जो एक्यूमुलेशन है वेस्ट प्रोडक्ट का उसको रिमूव कर रहा है। तो ये भी एक नेसेसरी पार्ट है डेवलपमेंट का, राइट। फिर इसके बाद क्या है कि प्लेसेंटा इज़ कनेक्टेड टू एम्ब्रायो बाय एम्बिकल कॉर्ड, मतलब कि जो प्लेसेंटा होता है वो एम्बिकल कॉर्ड से जुड़ा होता है, किससे? एम्ब्रायो से। व्हाट आई एम सेइंग हियर इज़, मैं एक रफली बताती हूँ आपको कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, जिससे कि आपको ये एक्सट्रीमली क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हम ये कुछ कहते हैं कि ये आपका क्या है, यूट्रस है, ठीक है। हम इसे एज अ सिंपल समझ रहे हैं कि ये आपका यूट्रस है। समवेयर यहाँ पर आपका क्या हुआ है, ये प्लेसेंटा डेवलप हुआ है। ये आपका क्या है, प्लेसेंटा है। तो बेसिकली क्या है कि प्लेसेंटा जो है ये यहाँ पर कहीं लगा होता है। जब ये प्लेसेंटा यहाँ पर अटैच होता है तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि हमारा फीटस कहाँ पर है, यहाँ पर है कहीं। ये हमारा बेबी है जो आगे डेवलपमेंट कर रहा है। तो प्लेसेंटा और बेबी के बीच में जो कनेक्टिंग लिंक होती है वो ये एम्बिकल कॉर्ड होती है। क्या होती है? एम्बिकल कॉर्ड होती है। मतलब ये कॉर्ड होती है जो कि यहाँ से जाती है, एज अ कनेक्टिंग लिंक काम करती है प्लेसेंटा और किसके बीच में, बेबी के बीच में। तो यहाँ पर ये प्लेसेंटा है जो कि मदर की बॉडी से सारी इम्पॉर्टेंट चीज़ें ले रहा है और ये यहाँ की वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर कर रहा है। मतलब जो ट्रांसफ़र हो रहा है इस बेबी और प्लेसेंटा के बीच में वो किस स्ट्रक्चर से हो रहा है, वो इस स्ट्रक्चर को से हो रहा है जिसे हम क्या कहते हैं, एम्बिकल कॉर्ड, ठीक है, जिसे हम कहते हैं एम्बिकल कॉर्ड। क्लियर? तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। साथ ही इसको आपको क्लियर रखना है कि प्लेसेंटा डायरेक्टली हमारे यूट्रस में कनेक्टेड होता है। जब यहाँ पे बेबी डिलीवर्ड आउट हो जाता है, यानी कि एट द आफ्टर डिलीवरी, जब बेबी डिलीवर हो जाता है तो यहाँ से बेबी को निकालने के बाद जब बेबी बाहर आ जाता है तो इस चीज़ को, इस प्लेसेंटा को हम बाहर कर देते हैं। इससे यहाँ सेम वजाइना से बाहर निकाला जाता है, क्योंकि एक ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो कि यहाँ पर अब ह्यूमन बॉडी में फीमेल की एज अ वेस्ट एक्ट करेगा। तो एक्यूमुलेशन नहीं चाहिए होता है, बिकॉज बॉडी इज़ ऑलरेडी एट दैट टाइम वेरी वीक। तो आफ्टर डिलीवरी दिस प्लेसेंटा इज एक्सटर्नली टेकन आउट बाय द डॉक्टर। क्लियर हुआ? तो ये एम्बिकल कॉर्ड से ज्वाइनिंग होती है आपकी प्लेसेंटा और आपके एम्ब्रायो की, ठीक है। तो एम्ब्रायो से को जो भी न्यूट्रिशन वेस्ट रिमूवल होता है वो एम्बिकल कॉर्ड के थ्रू प्लेसेंटा में जाता है और प्लेसेंटा से वो बाहर की तरफ निकलता है, ठीक है। यहाँ पर प्लेसेंटा एज अ एंडोक्राइन ग्लैंड भी आपका एक्ट करती है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसे आपको इस पॉइंट को याद रखना है। योर प्लेसेंटा ऑल्सो फंक्शन एज एंडोक्राइन ग्लैंड। यहाँ पर सेवरल हार्मोन्स बनते हैं, जैसे ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन HCG, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन एक्सेट्रा। क्योंकि जो भी ये टाइम पीरियड होता है प्रेगनेंसी का, इसमें हमारे ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंटली एक्ट करते हैं क्योंकि इनसे ही सारे सिम्टम्स रिलेटेड होते हैं इस प्रेगनेंसी टाइम में। जब रेगुलर चेकअप्स होते हैं तो इन्हीं सारे हार्मोन्स का इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट चेक किया जाता है एज अ सेवरल टाइम्स ऑफ योर बेसिकली एट द टेस्ट टाइम्स। आपको यही सब देखा जाता है। HCG आपका देखा जाता है, HPL चेक किया जाता है, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये सारे हार्मोन्स का या तो ये बढ़े होते हैं या तो ये घटे होते हैं। यही चीज़ देख रहे हैं कि प्रेगनेंसी के टाइम इनका एक्सेस भी नहीं अच्छा होता है और इनका डिक्रीमेंट भी अच्छा नहीं होता है। तो वही हम चेक करते हैं कि यहाँ पे बेसिकली कौन सी कंडीशन में हार्मोन्स हैं आपके, ठीक है। और आफ्टर जब धीरे धीरे टाइम पीरियड बढ़ता है तो एक और हार्मोन सिक्रीट होता है जिसको रिलैक्सिन कहते हैं, और ये रिलैक्सिन हार्मोन सिक्रीट होता है ओवरी से। तो आपको याद रखना है कि प्लेसेंटा जो है वो आपके ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन रिलीज़ कर रहा है, ओवरी में भी ये दोनों हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं। साथ ही एक थर्ड हार्मोन होता है जो रिलीज़ होता है जिसको रिलैक्सिन हम बोलते हैं, वो भी ओवरी के थ्रू
रिलीज़ होता है, ठीक है। सो जो एक कॉम्प्लिकेशन होता है, जो हम कहते हैं कि फीमेल बॉडी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है, वो इसीलिए होती है क्योंकि एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी देयर इज़ अ लॉट ऑफ इंक्रीमेंट इन हार्मोन्स इन आवर बॉडी, ठीक है। तो बहुत सारे हार्मोन्स का बढ़ना होता है जो ऑब्जर्व किया जाता है। इसमें हार्मोन्स बहुत सारे इंक्लूड हो सकते हैं, जैसे कि ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, कोलेस्ट्रॉल, थायरोक्सिन, प्रोलैक्टिन एक्सेट्रा। ये सारे हार्मोन्स बड़े होते हैं। तो इनमें से कुछ नाम आपको याद करने होंगे, कुछ नाम आप याद कर लीजिए जिससे कि आपको एग्जाम्पल्स देने में आसानी होगी। तो ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, योर थायरोक्सिन और प्रोलैक्टिन, ये 4 बेसिक हार्मोन्स होते हैं जिनके बारे में एक्सेस में बात की जाती है, राइट। तो हाई लेवल इन जो है हार्मोन्स का ये एसेंशियल होता है फीटल ग्रोथ के लिए, मतलब कि ये हार्मोन्स कहीं ना कहीं पॉजिटिवली एक्ट करते हैं, क्योंकि ये जो हार्मोन्स है ये आपके फीटस की ग्रोथ को काफ़ी हेल्प करते हैं। जो भी हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक चेंजेस होते हैं उनको मेंटेन करते हैं, हमारी बॉडी को प्रिपेयर करते हैं आगे की फर्दर, किस लिए, हमारे आगे के जो टाइम पीरियड है प्रेगनेंसी का, उसके लिए हमारी बॉडी को शुरुआती टाइम पीरियड से ये प्रिपेयर करना शुरू कर देता है, राइट। यहाँ पर जो नेक्स्ट पॉइंट है वो वहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर मैंने लेयर्स बताई हैं। ये लेयर्स जनरली आपसे पूछी जाती हैं। लेयर्स क्या है कि मैंने यहाँ पर दिया है कि इम्प्लांटेशन के जस्ट बाद जो होता है वो हमारा जो जाइगोट होता है वो डिफरेंशिएट करने लगता है, मतलब डेवलप करने लगता है। डेवलप करने का मतलब है कि उसमें कई सारी लेयर्स हमें दिखने लगती हैं। क्या होता है कि 2 इम्पॉर्टेंट लेयर हैं जो यहाँ पर दी हुई हैं, मीजोडर्म, देन योर एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। तो यहाँ पर आपकी 3 लेयर है। एक्टोडर्म होती है आउटर लेयर, ठीक है, एक्टोडर्म आपकी सबसे आउटर लेयर होती है। देन आती है एंडोडर्म, और एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में आती है मीजोडर्म, जो कि बेसिकली एक सेंटर मिडिल लेयर होती है, ठीक है। जब ये तीनों लेयर्स होती हैं, ये जब हमारे एम्ब्रायो में बन जाती हैं, तभी आगे फर्दर फीटल डेवलपमेंट होता है। फीटल डेवलपमेंट क्यों होता है? क्योंकि ये जो तीनों लेयर्स हैं ये होती हैं आपकी, कौन सी लेयर्स हैं ये, दीज आर योर टिश्यू लेयर्स। तो इन्हीं टिश्यू लेयर्स से हमारे आगे के टिश्यूज़ डेवलप होते हैं, द टिश्यूज से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, फिर पूरा फीटस जो है हमारा वो एज अ बेबी बन के रेडी होता है, राइट। तो ये तीनों लेयर बहुत होती हैं। कहीं पे भी आप किसी भी ऑर्गन का डेवलपमेंट अगर देखोगे तो वो यही बताएगा कि वो एक्टोडर्मल है, मीजोडर्मल है या एंडोडर्मल है। मतलब कि कौन सा ऑर्गन, हर ऑर्गन इन्हीं तीनों लेयर्स से बन के तैयार होता है। कोई भी ऑर्गन है वो इन्हीं तीनों में से किसी एक लेयर से बनता है, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। सेकंड जो लास्ट पॉइंट है वो ये है कि जो इनर सेल मास होती है स्टेम सेल में, वो एबिलिटी होती है उनके अंदर कि वो टिश्यूज़ और ऑर्गन्स को बनाती हैं। मतलब इनर सेल मास का ऑर्गन्स और टिश्यू सिस्टम बनाने में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है। तो इन तीनों लेयर का जो रोल है वो क्या है कि टिश्यूज़ हमारी बॉडी में बनने लगते हैं, और इनर सेल मास होती है कि जो इन टिश्यूज़ को डिफरेंशिएट करके ऑर्गन्स में बनाती है। तो इनर सेल मास का फंक्शन भी अपनी जगह बहुत इंपॉर्टेंट है, और इन तीनों लेयर्स का यानी एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म का भी इम्पॉर्टेंट ही रोल है। क्लियर हुआ? अब हम आते हैं कि आपको यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक चीज़ें मैंने दी हुई हैं जो कि यहाँ पर आपको स्पेसिफिकली बताई जाएंगी। यानी कि मैंने आपको ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स यहाँ पर इम्पॉर्टेंटली दे दिए हैं, बता दिए हैं कि कौन से मंथ में क्या चीज़ डेवलप होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है, इसलिए मैं इसको रेड कलर से आपका हाईलाइट कर रही हूँ इन अ बॉक्स, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए कि कौन सी मंथ में क्या चीज़ डेवलप कर रही है। फीटल डेवलपमेंट में मैक्सिमम ऑफ द टाइम आपके नीट में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। फर्स्ट जो चीज़ हमारे बॉडी में एम्ब्रायो की बनती है वो होती है हार्ट। मतलब हार्ट सबसे इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है, इसीलिए ये सबसे पहले बनता है। उसके बाद आते हैं हमारे लिम्ब्स और डिजिट्स बनते हैं। डिजिट्स मीन्स योर लिम्ब स्ट्रक्चर, हैंड, लेग एंड समवेयर योर सम पार्ट ऑफ योर हेड ऑल्सो, ठीक है। थर्ड मंथ में आपका सबसे मेजर ऑर्गन सिस्टम बनना शुरू होता है। मतलब जो मेजर ऑर्गन्स होते हैं, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम है आपका, ये सारे ऑर्गन्स बनना शुरू होते हैं। जो फिफ्थ मंथ होता है उसमें आपका हेड पे हेयर डेवलपमेंट होता है, और साथ ही आपका फीटस का फर्स्ट मोमेंट ऑब्जर्व किया जाता है। यानी कि जब भी ईसीजी चेक किया जाता है फीमेल्स में,
हार्ट रेट चेक की जाती है, तो हार्ट रेट के साथ ही आपका फीटल मोमेंटम भी देखा जाता है कि वो मूवमेंट कर रहा है। 5th महीने से फर्स्ट मूवमेंट ऑब्जर्व किया जाने लगता है। 6th महीने में आपकी बॉडी पे पूरे फाइन हेयर्स ऑब्जर्व हो जाते हैं, आईलिड्स बन जाती हैं, आईलैशेस बन जाते हैं जो कि पूरी तरीके से विजिबल होते हैं सोनोग्राफी में या फिर आपका जो भी रेडियो एक्टिविटी होती है या फिर आपके एक्सरे में, ठीक है। 9th मंथ में फीटस आपका पूरा डेवलप कर जाता है और वो रेडी होता है क्या करने के लिए, बॉडी से बाहर आने के लिए। फर्स्ट चीज़ यहाँ पर है जो मैं एक चीज़ मेंशन करूँगी कि अगर यहाँ पर एक केस ऐसा हो सकता है कि आपके फीटस में कोई जेनेटिक डिफेक्ट आ जाता है, जैसे कि बहुत सारी ऐसे डिजीज़ेज़ होती हैं जो कि जेनेटिकली हो जाती हैं और आगे फीटस अगर डेवलप करके बाहर आता है इन्वायरमेंट में, तो उसके लिए मे बी ये इन्वायरमेंट उतना सुटेबल ना हो, तो इसलिए डॉक्टर्स सजेस्ट करते हैं कि वहाँ से उस फीटस को हटा दिया जाए, रिमूव कर दिया जाए, बिकॉज मे बी आगे उसकी लाइफ वो इजी ना हो, वो इस बाहरी इन्वायरमेंट में सर्वाइव ना कर सके। सेकेंड कंडीशन ये हो सकती है प्री मैच्योर डिलीवरी केसेस में कि या तो आपका बेबी जो है उसे प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिला है तो वो आपके स्टमक में ही डेथ कर जाता है, और या फिर ये कंडीशन ये हो सकती है कि जो आपका एम्बिकल कॉर्ड था वो समवेयर कहीं हेड के अराउंड या बॉडी में उसके क्या होता है कि स्टिक हो जाता है। अरे जब एक टॉपिक कंप्लीट होगा तभी तो क्या आता है। हाँ बोलो। तो कहीं बॉडी में वो क्या होता है कि बॉडी को सराउंड कर लेता है, जैसे कि एक केस हो सकता है कि वो नेक में फंस गई है एम्बिकल कॉर्ड, तो उस केसेस में आपका क्या होता है कि बच्चे को जल्दी टाइप पीरियड से पहले ही बाहर ला दिया जाता है बॉडी के वाया सर्जियन डिलीवरी, क्योंकि उस केस में मदर के लिए भी हार्मफुल हो सकता है और डेवलपिंग फीटस के लिए भी। तो मैक्सिमम ऑफ द केसेस में क्या होता है कि जब प्री मैच्योर होता है तो यही दो केसेस हो सकते हैं, या तो यहाँ पर आपको प्रॉपर एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन नहीं मिला है इसलिए उसकी डेथ हो सकती है, या फिर प्री मैच्योर डिलीवरी हो सकती है, और या फिर सेकंड केस हो सकता है कि उसके एम्बिकल कॉर्ड में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, वो फर्दर आप उसको आगे बॉडी में नहीं रख सकते क्योंकि उसकी बॉडी में अब एम्बिकल कॉर्ड एज अ फंक्शन नहीं एज अ डेथ थ्रेट काम कर रही है। तो इस केसेस में बाहर बेबी को जल्दी ला दिया जाता है। जो इन्वायरमेंट उसके लिए क्रिएट होना रहता है लाइक, तो उसे एक मशीन होती है जिसमें उसे रखा जाता है, वहाँ पर उसे प्रॉपर मदर वोम वाली इन्वायरमेंट दिया जाता है। आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम वहाँ से उसे निकाल के मदर को दे दिया जाता है, एंड आफ्टर दैट वहाँ पर वो एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग एक्ट करना शुरू कर देता है, राइट। तो ये पूरा प्रोसेस होता है किस चीज़ का, आपके एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का। मैंने जो भी इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो सारे इंक्लूड किए हैं एनसीईआरटी से, जिससे कि एनसीईआरटी के कोई भी पॉइंट मिस ना हो। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है या फिर कोई प्रॉब्लम है जो आपको फेस करना है, आप फेस कर रहे हो किसी भी टॉपिक को रिलेटेड, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड इम्पॉर्टेंटली मैंने जो भी वर्ड्स यहाँ पर हाईलाइट किए हैं इट मीन्स दैट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, और मैंने इसीलिए आपको हर चीज़ को इन अ शॉर्ट मैनर समझाया है जिससे कि कोई भी कॉम्प्लिकेशन ना हो किसी भी टॉपिक में, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ़ यू लाइक द वीडियो हिट द लाइक बटन एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो ऑल्सो।